तो ये आप देख सकते हैं कि मैं एनसीईआरटीज़ का अध्ययन किस प्रकार से करता था। देखिए, हमें एनसीईआरटीज़ से केवल इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को निकालने हैं। बहुत सी जानकारियाँ, कहानियाँ दी गई हैं एनसीईआरटी में, लेकिन जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं साथियों, हमें उन्हीं को छाँटना होता है और उन्हीं का बार-बार रिवीज़न करना होता है। तो आगे वीडियो में साथियों मैं आपको कंप्लीट बताऊँगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन-सी चीज़ इम्पोर्टेंट है और कौन-सी नहीं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आपको टीआरई 1, 2, 3 सभी के क्वेश्चन पेपर उनके फाइनल आंसर के साथ में मिल जाएँगे, तो आप उसको भी ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूँ नीलेश और स्वागत है आप सभी का नीलेश शुक्ला टीजीटी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आपके एग्जाम का इतना बड़ा सिलेबस है और टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग आप 90 दिन मानकर चल सकते हैं। तो 90 दिन का साथियों आपको एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि इतना बड़ा सिलेबस है, इतनी पुस्तकें हैं, जीएस भी पढ़ना है, विषय भी पढ़ना है। आखिर हम कैसे अपनी स्टडी करें और कौन से तथ्यों को हम समझें कि ये इम्पोर्टेंट है जो हमारी परीक्षा में आ सकते हैं और क्या चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है जो नहीं आएगा हमारी परीक्षा में। साथियों, आज मैं आपको एनसीईआरटी अपनी पुस्तक दिखाऊंगा कि मैं किस प्रकार से अध्ययन करता था और किस प्रकार से मैं तथ्यों को अलग करता था और कहानी को अलग करता था। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है साथियों, क्योंकि जब भी हम अध्ययन करने बैठते हैं तो हमें ये लगता है कि ये भी लाइन इम्पोर्टेंट है, ये भी लाइन इम्पोर्टेंट है और उसी में साथियों हम उलझ कर रह जाते हैं और हम जो है जो सही चीज़ें हैं उन्हें नहीं पढ़ पाते हैं और जो है छोटी-छोटी चीज़ों को याद करने लगते हैं जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती हैं फिर भी। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही समझाने का प्रयास करूँगा और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप ये समझ सकें कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं है। तो साथियों, आप वीडियो में देख सकते हैं आगे। आगे मैंने जो है एनसीईआरटीज़ पुस्तकों को दिखाया है और किस प्रकार से मैं उनका अध्ययन करता था, कैसे हाइलाइट करता था, कैसे नोट्स बनाता था, तो आप देख सकते हैं। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये है कक्षा 8 की एनसीईआरटी हमारे अतीत भाग 3 जो कवर करती है आधुनिक भारत के इतिहास को। और ये है अध्याय 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। साथियों, ये मेरी एनसीईआरटी है और किस प्रकार से इसमें मैंने जो है अंडरलाइन किया है या फिर हाईलाइट किया है आप देख सकते हैं। और जो कि ये पहला पृष्ठ है साथियों, नीतियां और लोग, नवाबों की छिनती सत्ता, ये कहानियां हैं और जो कि कहानियों के माध्यम से ये बच्चों को समझाने का प्रयास किया जाता है एनसीईआरटीज़ के माध्यम से। अगर मैं आपको बताऊं कि आपको लूसेंट टाइप या फिर कोई ऐसे तथ्य इसमें बहुत सारा देखने को मिल जाए तो साथियों आपको नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको एनसीईआरटीज़ का अध्ययन नहीं करना है। साथियों, एनसीईआरटीज़ का अध्ययन बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न आते हैं वो अन्यत्र आपको किसी भी किताबों में देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये पहला पृष्ठ है साथियों और इसमें मुझे कुछ भी ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं लगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ना ही कुछ लिखा है, ना ही कोई हाइलाइट किया है, मतलब एकदम खाली इस पेज को छोड़ दिया है। लेकिन साथियों, जैसे ही मैं इस पृष्ठ को बदलता हूँ तो आप अगले पृष्ठ पर देख सकते हैं कि मैंने कई चीज़ों को जो है हाइलाइट किया है और कई कुछ चीज़ें मैंने लिखी भी हैं। तो ये आप देख सकते हैं साथियों। मतलब कहने का ये है कि हमें उन्हीं चीज़ों को अंडरलाइन करनी है जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। जैसे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने अंडरलाइन किया है पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब। मतलब इसमें हालांकि कहानी साथियों ये है कि नाना साहब ये चाहते थे कि पेशवा बाजीराव द्वितीय को जो पेंशन मिलती थी अंग्रेजों के द्वारा, वो पेंशन उनको भी मिलने लगे। यही वो जो है गुजारिश कर रहे थे अंग्रेजों से। तो हालांकि अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया, तो इसी के खिलाफ में जो है 1857 का विद्रोह होता है। तो ये साथियों जो है बैकग्राउंड कहानी है और ये कहानी बच्चों को समझाने के लिए है। हमें और आपको बस इतना जानना है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र कौन है, नाना साहब हैं। मतलब यहाँ साथियों मैं आपको पढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमें किस प्रकार से देखिए कहानियों को स्किप करते हुए तथ्यों को बाहर निकालना है। फिर नीचे साथियों आप देख सकते हैं कि अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई। मतलब आपके एग्जाम में यानी कि टीआरई 4 में साथियों ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि जो है अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत कौन सी थी। तो इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। या फिर अवध के साथ जो है सहायक संधि कब हुई, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, आप देख सकते हैं। और
फिर इसमें लिखा है और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। मतलब ये भी प्रश्न साथियों बन सकता है कि 1856 में जो है या फिर अवध का जो है विलय अंग्रेजों ने कब किया, तो 1856 में किया। ऐसे साथियों प्रश्न जो है हमारे टीआरई 4 के एग्जाम में बन सकते हैं। अगर हम बात करें जनरल स्टडीज के पार्ट में, तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत ऐसे प्रश्न बने हैं और बन सकते हैं। अब देख सकते हैं कि डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। हमने साथियों लूसेंट जैसी किताबों में या फिर अन्य किताबों में ये पढ़ा है कि कुशासन के आधार पर जो है हम अवध का विलय जो है अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, तो ऐसा हमने पढ़ा है। लेकिन इसमें देखिए किस तरीके से कहानी के माध्यम से कितना अच्छा बताया गया है कि जो है वहां का प्रशासन सही नहीं चल रहा था, इस वजह से डलहौजी ऐलान करता है और प्रशासन को दुरुस्त करने के लिए जो है ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। तो ये कहानी के माध्यम से समझाया गया है। इसके बाद साथियों फिर देखिए कुछ लाइंस मैंने छोड़ दी हैं क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं लगा, और फिर मैंने देखिए अंडरलाइन किया है कि 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह जो है होंगे। तो ये साथियों देखिए प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं कि डलहौजी ने कब ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल दिया जाएगा, तो 1849 में। और साथियों ये प्रश्न बना भी है, एक एग्जाम में आया था ये प्रश्न, मैं उस एग्जाम का नाम नहीं लेना चाहता। तो वहां पर साथियों ये जब प्रश्न पूछा गया तो छात्रों में काफी जो है हाहाकार मच गई कि ये प्रश्न आखिर क्यों पूछ लिया गया, कहाँ से इसको पूछ लिया गया, और ये फैक्ट कहाँ मिलेगा हमें कि 1849 में ही निकाला गया। तो साथियों ये देख सकते हैं आप, ये कक्षा 8वीं के एनसीईआरटी में दिया गया तथ्य है। और इसीलिए देखिए आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो साथियों, एनसीईआरटीज को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। मतलब हम सोचने लगते हैं ना कि आखिर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, हमने इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रखी हैं लेकिन वहां पर तो ऐसे तथ्य हमें देखने को नहीं मिले, आखिर पूछा कहाँ से गया ये क्वेश्चन। तो ये देख सकते हैं साथियों, ये जो है 1849 में गवर्नर डलहौजी ने ऐलान किया था कि मृत्यु के बाद बादशाह के जो है लाल किले से निकाल दिया जाएगा उसकी फैमिली को। और 1856 में कैनिंग ने फैसला किया था कि जो बहादुर शाह जफर हैं ये आखिरी मुगल बादशाह होंगे, मतलब इनके बाद के जो बादशाह होंगे उन्हें बादशाह की मान्यता नहीं मिलेगी, केवल राजकुमार की मान्यता मिलेगी। तो देख सकते हैं जो तथ्य मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं केवल मैंने उन्हीं को अंडरलाइन किया है, और हमें इसी का देखिए बार बार रिविजन करना है। फिर साथियों आप ये नीचे देख सकते हैं 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। मतलब यहाँ से इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं कि सिपाहियों को बर्मा जाने का आदेश समुद्र रास्ते से कब दिया गया। तो ये देख सकते हैं कि इसमें ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। मतलब अगर आप साथियों ये समझ गए कि प्रश्न बनेंगे कैसे, तो आप ये जो है जान जाएंगे कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना कैसे है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, आप कक्षा 8वीं के विद्यार्थी नहीं हैं। फिर नीचे साथियों आप देख सकते हैं कि कुछ तथ्यों को मैंने हाईलाइट किया है। फिर आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ साथियों, कुछ तथ्यों को मैंने हाईलाइट किया है और ऊपर में देखिए मैंने लिखा भी है 1850 ईस्वी लैक्स लॉ की कानून। तो यहाँ पे जो कि देखिए दिया हुआ है कि 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी जो है पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। मतलब एक तरीके से साथियों ये जो है ईसाई मिशनरियों के तहत ही लाया गया कानून था 1850 में, और इसे जो कि लूसेंट से भी मैंने पढ़ा है, इसमें लैक्स लॉ की कानून इसे कहते हैं। तो चूंकि मुझे ये एक्स्ट्रा नॉलेज थी तो मैंने यहाँ ऊपर लिख लिया है कि मतलब इस कानून का एक और नाम है, उसका नाम है लैक्स लॉ की कानून। तो इस तरीके से साथियों अगर आपको भी कुछ एक्स्ट्रा अगर उसके बारे में पता है तो आप ऐसे साइड में लिख सकते हैं, ताकि आप जब भी उस टॉपिक को पढ़ें, उस चीज को रिवाइज करें, तो आपको ये चीज पता हो कि उसका ये भी हो सकता है, उसके बारे में ये चीजें भी, ये जानकारियां भी महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से आप साइड में लिख सकते हैं। तो ये साथियों जो है मतलब एक तरीके से ईसाई मिशनरी के तहत ही था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ईसाई धर्म को अपनाएं और वो अपने आप को सुरक्षित फील कर सके, मतलब स्पेशली प्रॉपर्टी वगैरह के मामले में। तो साथियों इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मैं एनसीईआरटीज का अध्ययन किस प्रकार से करता था, और देखिए इसी प्रकार से आपको भी अध्ययन करना है, क्योंकि एनसीईआरटीज वो सोर्स हैं जहां से प्रश्न बनना ही बनना है। मतलब यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर लीजिए, आप टीआरई 4.0 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं साथियों, ये बेस्ट सोर्स है, मतलब प्रश्न यहीं से बनते हैं। तो आप एनसीईआरटीज का अध्ययन इस प्रकार से करेंगे, और
आप साथियों कोई भी नोट्स पढ़ रहे हो, कोई भी बुक पढ़ रहे हो, वहां से केवल इंपॉर्टेंट तथ्यों को छांटिए। देखिए अगर आप ये समझ गए कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप जो है बहुत जल्दी उस एग्जाम में सफल हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपको हर लाइन इंपॉर्टेंट लगेगी साथियों, फिर बहुत प्रॉब्लम होती है हमें पढ़ाई करने में। जब हमें जैसे लूसेंट टाइप की अगर हम किताबें पढ़ते हैं, तो वहां पे लगता है कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है। साथियों आप ये पूरा वीडियो देख चुके होंगे और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आपको एनसीईआरटी से किस प्रकार जो है तथ्यों को अलग करना है और कहानी को अलग करना है। या फिर आप कोई भी किताब पढ़ रहे हो साथियों, देखिए उसमें जो तथ्य होते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य, वो बहुत कम होते हैं और कहानियां देखिए ज्यादा दी जाती हैं। तो आपको जो है इंपॉर्टेंट तथ्यों को किस प्रकार से निकालना है, उन्हें हाईलाइट करना है और उन्हीं का बार बार अध्ययन करना है। तो आप साथियों ये चीज समझ चुके होंगे। और देखिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपकी परीक्षा में 3 से 4 महीने का समय है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते हैं साथियों, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल जाएगी। देखिए हमने आज तक जो कुछ भी सीखा है, वो एक प्रक्रिया के तहत ही सीखा है। ऐसा नहीं है कि हमने आज ही या एक ही दिन में सब कुछ सीख लिया हो। मतलब हम बचपन से अभी तक कुछ ना कुछ सीखते हुए ही आ रहे हैं साथियों। तो हमें बस प्रयास ये करना है कि जो भी चीज हम अध्ययन कर रहे हैं, उसे हम समझ कर चलें और थोड़ा थोड़ा ही पढ़ें, पर रोज अध्ययन करें साथियों। क्योंकि रोज अगर हम कंटिन्यूटी में अध्ययन करते हैं और ये कंटिन्यूअस लगा रहता है, तो हमें देखिए सभी जो तथ्य हैं वो हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और हम बेहतर तरीके से चीजों को कनेक्ट भी कर पाते हैं। तो साथियों आप रोज अध्ययन करेंगे और जो है आपको हर विषय को पढ़ना है और हर विषय के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें अलग करना है और उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है। अब देखिए किसी भी एक विषय पे बहुत ज्यादा समय मत दीजिए, आपको हर विषय को थोड़ा थोड़ा टाइम देना है और उस विषय के साथ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें जरूर पढ़ना है। मतलब अगर हम बात करें कि हर विषय के अगर आपने इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ रखी है, तो आप मान के चलिए कि आपका 80% सिलेबस साथियों कवर है। मतलब आपको थोड़ा सा ही और मेहनत करना है। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी प्रकार से अध्ययन करेंगे और बेहतर आपका जो है परिणाम मिलेगा आपको निकट भविष्य में। ईश्वर आपको सफल करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।